इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो टॉपिक पढ़ना है उसका मतलब समझेंगे। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कितने लोगों को आइडिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब क्या होता है? इसके आइडिया आने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको दो पार्ट में सेपरेट करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रो अलग रहेगा, स्टैटिक अलग रहेगा। अब स्टैटिक ये तो बेसिकली इंग्लिश वर्ड है, इसकी मीनिंग सबको मालूम है। कोई बॉडी स्टैटिक है मतलब एट रेस्ट है, मतलब वो मूव नहीं हो रही है, ठीक है, स्टेशनरी है, उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक बोलते हैं। यानी इस टॉपिक के डिस्कशन में हमें जो कुछ भी पढ़ना है वो हर बार रेस्ट में रहेगा, हर बार स्टैटिक कंडीशन में, स्टैटिक पोजीशन में रहेगा, ये क्लियर होगा। लेकिन कौन? इलेक्ट्रो। कौन? इलेक्ट्रो। अब ये इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको अपन इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्री इस रीडिंग के अंडर पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन डेटा हमें डिस्कस करना है, एंड इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड डेटा डिस्कस करना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको अपन फर्स्ट लेक्चर से इंट्रोड्यूस कर देते हैं, दैट इज चार्ज। ठीक है, जिन्होंने भी फर्स्ट लेक्चर किया होगा उनको मालूम होगा कि फर्स्ट लेक्चर के हर एक बैच के कोई भी आ गया, पहले लेक्चर के मेरे स्टेटमेंट यही होते हैं कि फिजिक्स मतलब क्या, व्हाट इज मीन बाय फिजिक्स, नेचर। तो हमारा फिजिक्स मतलब हमारा नेचर, मतलब हमारा जो सराउंडिंग है उसको पढ़ना मतलब फिजिक्स पढ़ना, और हमारा जो नेचर है, हमारा जो सराउंडिंग है वो किससे बना है, ये सब कुछ बना है मैटर से। अब मैटर मतलब क्या, एवरीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज ए मास, फिर वो विजिबल है, इनविजिबल है, टेंजेबल है, इनटेंजेबल है, ठीक है, बायोटिक है, अबायोटिक है, किसी भी कंडीशन में है तो उस मैटर मतलब वो मैटर रिस्पॉन्सिबल है हमारा नेचर बनाने के लिए एंड उसकी साइकिल रेगुलेट करने के लिए। अगर मैटर को और थोड़ा डिटेल में ध्यान से पढ़ेंगे कि हमें मालूम है एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। हर एक मैटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ किससे बना है, एटम से बना है, ठीक है। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। हर एक मैटर जो है वो किससे बना है, एटम से बना है। एंड हमें मालूम है कि एटम का एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है जिसमें एट द सेंटर एक पॉजिटिवली चार्ज कोर है, और उसके सराउंडिंग में ऐसे डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपनी मोशन यानी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। तो किसी भी मैटर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हो, फिर वो मेरी बॉडी है, बोर्ड की बॉडी है, चौक की बॉडी है, कैमरा है, लैपटॉप है, फैन है, ये बिल्डिंग है, सारी चीजें जिससे बनी है वो यही एक फिक्स स्ट्रक्चर है जिसको अपन एटम बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको? आपने केमिस्ट्री में भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में यही पढ़ा है, वही बात मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये बन गया है एटम, और हमें मालूम है कि इस एटम में सिर्फ 3 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। एटम में तीसरा पार्टिकल छोड़ के कुछ और है ही नहीं। एटम में पहले होता है प्रोटॉन, उसके बाद में आता है इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद में आता है न्यूट्रॉन। तो मैं स्टार्ट से बोल रहा हूं कि फिजिक्स में हम कौन सा भी टॉपिक पढ़ेंगे, कोई भी कंसेप्ट पढ़ेंगे, अभी सब लोगों ने नियर अबाउट मोर देन 50% सिलेबस पढ़ लिया है। हर एक टॉपिक की कंसेप्ट को याद करो, वहां पे कहीं ना कहीं पूरा डेटा जो था ये 3 पार्टिकल एंड इनकी जो टेंडेंसी है, इनकी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर डिपेंडेंट था। तो यहाँ पे फिर से एक बार हम इलेक्ट्रोडायनामिक सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, एंड ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है इस एक टेंडेंसी के लिए हमने यहाँ पे मतलब डिवोट किया है। पूरा का पूरा मतलब 8 के 8 टॉपिक जो भी डिस्कस होंगे, जो भी कंसेप्ट आएगी, वो सिर्फ और सिर्फ इस चार्ज एंड चार्ज से रिलेटेड डेटा के अबाउट रहेगी। क्लियर है सबको? तो हमें चार्ज के अबाउट डिस्कशन स्टार्ट करना है। उससे पहले जो बोर्ड पे लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये जो 3 पार्टिकल हमने लिखे हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, हमें मालूम है कि ये तीनों पार्टिकल के पास सिर्फ 2 टाइप की टेंडेंसी है, 2 टाइप की प्रॉपर्टी है। सबसे पहले ये तीनों पार्टिकल के पास मास होता है।
अब मास मतलब क्या है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मास रिलेटेड जो मैकेनिक्स के टॉपिक्स आते हैं जैसे ग्रेविटेशन है, देन मोशन के सारे पार्ट्स है जिसमें इनर्शिया भी आता है, वो हमने 2 to 3 टाइम्स पढ़ लिया है, तो उसमें किसी को कोई इश्यू बचा ही नहीं है। ठीक है, तो इन तीनों पार्टिकल के पास सबसे पहले मास है और वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे सराउंडिंग के नेचर के हर एक इंटरेक्शन के लिए। उसी तरह से ये तीनों पार्टिकल के पास और एक टेंडेंसी है जिसके बारे में हम आज डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं, और उसको हम बोलते हैं एज ए चार्ज। तो अगर ये तीनों पार्टिकल को देखेंगे, मतलब थोड़ी सी लिंक लगाओ बेटा, एकदम सिंपल पार्ट में यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हमारा जो पूरा नेचर है, नेचर मतलब आपको समझ में आता है जिसमें सब कुछ है। सब कुछ मतलब कौन कौन, जो बायोटिक है, अबायोटिक है, टेंजेबल है, इनटेंजेबल है, उसके बाद में विजिबल है, इनविजिबल है, ये सारा पार्ट हमारे नेचर में इंक्लूडेड है। और ये सारा पार्ट अगर हमारे नेचर में इंक्लूडेड है तो हमारा जो नेचर बना है वो हर बार मैटर से बना है। मैटर में कौन है, एटम है। एटम में क्या है, ऐसा एक फिक्स स्ट्रक्चर है, एंड इस स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है, 3 टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। एक प्रोटॉन है, दूसरा न्यूट्रॉन है, तीसरा इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के इनसाइड होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर पाथ में अपनी मोशन परफॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि नेचर में जो कुछ भी बनाया जाएगा, जो कुछ भी इंटरेक्शन होगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक तो प्रोटॉन होगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं तो न्यूट्रॉन होगा। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनको छोड़ के नेचर में कुछ भी नहीं होगा। बी क्लियर अबाउट इट। क्लियर है सबको? तो ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास ऐसा क्या है कि वो पूरे नेचर को बनाते भी है, नेचर की साइकिल को रेगुलेट भी करते हैं? इनके पास सिर्फ ये 2 टेंडेंसीज है, एक मास, दूसरी चार्ज। अगर 11th एनसीईआरटी को देखेंगे तो वहां पे थर्मल सेक्शन को अगर छोड़ देंगे तो थर्मल सेक्शन छोड़ के बाकी सारे टॉपिक कहीं ना कहीं इस मास वाली टेंडेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है, या फिर मास की वजह से वहां पे सारे रूल, सारे प्रिंसिपल, सारे लॉज हमने स्टडी किए। उसी तरह से हम 12th एनसीईआरटी स्टडी करेंगे, उसका जो पूरा पार्ट फर्स्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इस चार्ज के ऊपर डिपेंड रहने वाला है। तो चार्ज को अपन अभी डिफाइन करेंगे। क्या होगी डेफिनेशन ऑफ चार्ज, किसी को याद है तो बोलो। चार्ज मतलब क्या होगा? Tendency associated with matter by virtue of which matter produce electric field around it. एक्सेलेंट, वेरी गुड। चार्ज मतलब क्या है? एक टेंडेंसी है। इस टेंडेंसी को आपको समझना पड़ेगा, एंड इसी तरह से ये प्रॉपर्टी को डिफाइन करके इमेजिन करना पड़ेगा, तभी ये एकदम सिंपल बन जाएगा। अदरवाइज इलेक्ट्रोडायनामिक सेक्शन जो है उसको ऑप्शन में छोड़ने वाले पागल लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसका रीजन ही है कि यहाँ पे इमेजिनेशन नहीं कर पाते। ठीक है, तो चार्ज मतलब क्या है? एकदम सिंपल, बेसिकली ये है टेंडेंसी associated with matter by virtue of which matter produces electric and magnetic field around it. मैग्नेटिक फील्ड एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ही प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूं। ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। अब यहाँ पे जो वर्ड हमने यूज किया है टेंडेंसी, इसका एक ही मतलब होगा, टेंडेंसी का एक ही मतलब होगा, दैट इज लॉ ऑफ बिहेवियर। लॉ ऑफ बिहेवियर प्रोवाइडेड बाय नेचर। लॉ ऑफ बिहेवियर प्रोवाइडेड बाय नेचर, मतलब नेचर ने जो कुछ भी बनाया है उसके साथ नेचर कुछ ना कुछ रूल्स बनाता है, लॉ बनाते हैं, वो कोई भी ब्रेक नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सुबह नींद से उठ के एकदम जमिनीच्या पाया बिया पडलो, एकदम पूजा बिजा केली आणि चालताना आपला पाय घसरला आणि आपण पडायला लागलो, जमीन तिथं विचार करणार नाही की सकाळी यांनी दर्शन घेतलं होतं, याला पडू द्यायचं नाही म्हणून। ठीक है ना, आपने गलती की, नेचर के रूल ब्रेक किए, ग्रेविटी आपको नीचे गिराएगी और आपको लग भी सकता है। समझ में आ रहा है? मतलब नेचर के ये रूल है, वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। जैसे पानी है, वाटर है, ग्लास में डाल दिया तो वो ग्लास की शेप एक्वायर करता है, फ्लोर पे डाल दिया फ्लोर की शेप एक्वायर करता है, मतलब वो क्या करता है, कंटेनर की शेप एक्वायर करता है। ये भी क्या है, लिक्विड की टेंडेंसी है।
उसी तरह से जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन शुरू कर रहे हैं, चार्ज, वो भी क्या है, एक टेंडेंसी है। क्या है चार्ज भी, एक टेंडेंसी, जिसका काम क्या है, बोर्ड पे लिखा है हमने, ठीक है। टेंडेंसी का मतलब लॉ ऑफ बिहेवियर प्रोवाइडेड बाय नेचर, एंड जिस टेंडेंसी के बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं उसका काम क्या है, जिस बॉडी को चार्ज मिल गया वो क्या करेगी, अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, एंड वही अगर मोशन में सेट हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है। वो हमें आगे के टॉपिक में डिस्कस करना है, अभी के लिए ब्रैकेट वाला पार्ट याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा। चलो क्लियर है फिर सबको। चार्ज एकदम सिंपल, चार्ज मतलब है क्या, एक टेंडेंसी है, नेचर ने प्रोवाइड की है, जिसका मतलब ये होगा जिस बॉडी को चार्ज मिल गया वो खुद के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाली है। सेम जैसे ग्रेविटेशन में मास क्या करता था, सराउंडिंग के स्पेस में ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता था, उसी तरह से ये चार्ज भी क्या करेगा, सराउंडिंग के स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इतना सिंपल। मतलब कि फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, इसकी जो मतलब एंड साइड है, स्लाइड से, वो एल्यूमिनियम स्ट्रिप की बनी है, वो कंडक्टिंग है, लेकिन फिर भी मैं उसको टच कर रहा हूं, मुझे कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जैसे मैं इसके ऊपर चार्ज को ट्रांसफर कर दूंगा तो उसके बाद अगर टच कर दूंगा तो आपको मालूम है क्या होगा। ऐसे क्यों हुआ, देखो मेरी बॉडी एल्यूमिनियम की स्ट्रिप, वो दोनों भी चेंज नहीं हो रही है, फिर भी एक टेंडेंसी जो पहले वहां पे नहीं थी चार्ज वाली, वो मैंने डिपॉजिट कर दी, फिर उसकी वजह से क्या हुआ, मुझे शॉक लग गया, मतलब कुछ ना कुछ वहां पे चेंजेस ऑकर हो गए, एंड जो चेंजेस ऑकर हो गए उसको हम यहाँ पे वर्डिंग में डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो बोलो चार्ज क्लियर है सबको, क्या होता है चार्ज, मतलब टेंडेंसी associated with matter by virtue of which matter produces electric electrical and field magnetic. around it, ठीक है। ब्रैकेट में मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि जब चार्ज मोशन परफॉर्म करते हैं तब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो नाउ ऑनवर्ड, मतलब 12th एनसीईआरटी का पार्ट फर्स्ट का पूरा बुक खत्म होने तक हमें सिर्फ और सिर्फ इस चार्ज एंड बिहेवियर ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस करना है। तो फिर से एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो था हमारा टॉपिक, उसके ऊपर आते हैं, उसको हमें डिफाइन करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टैटिक्स मतलब मालूम हो गया था, इलेक्ट्रो को भी अभी डिटेल में हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इलेक्ट्रो का मतलब होगा रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का इतना इंपॉर्टेंस क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है। तो आपको लगेगा सर चार्ज तो प्रोटॉन के पास भी है, फिर यहाँ पे प्रोटोनोस्टैटिक क्यों नहीं बोला, उसका रीजन भी आगे आगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अपन डिफाइन करेंगे, क्या होगी डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, स्टडी ऑफ चार्जेस, स्टडी ऑफ charges at rest is called as electrostatics। मतलब चार्ज को पकड़ के एक जगह पे रख देंगे, स्टेशनरी रख देंगे, स्टैटिक पोजीशन में रख देंगे, और उसके बाद में चार्ज की जो स्टडी की जाएगी उसको बोला जाएगा एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो बोलो सब लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब क्या होता है फिर, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। मतलब इतना तो क्लियर हो गया, जब तक ये टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम चार्ज को मोशन में सेट नहीं करेंगे। हर बार चार्ज जो है वो रेस्ट में रहेगा, एक जगह पे रखा है, एक पोजीशन पे रखा है, वहीं पे रहेगा, ठीक है। तो चार्जेस एट रेस्ट विल प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इन तीनों का डिस्कशन हमें इस टॉपिक में करना है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें जो जो बातें देखनी है वो इस तरह से होगी कि फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज, देन पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज, एंड उसके बाद में फोर्सेस जो चार्ज की वजह से एक्ट होने वाले हैं, या फिर चार्ज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं, जिन फोर्सेस की वजह से, वो सारे फोर्सेस, ठीक है। तो हमें क्या करना है इस टॉपिक में, चार्ज की स्टडी करनी है रेस्ट में रख के, और उसमें चार्ज की स्टडी कैसे करेंगे, चार्ज की फील्ड पढ़ेंगे, चार्ज का पोटेंशियल पढ़ेंगे, चार्ज का फोर्स पढ़ेंगे, और सारा पार्ट सिमिलर होगा जो हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था। इसलिए ग्रेविटेशन लिंक कर रहे थे हम 2-4 दिन पहले, और उसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू हो गया। तो जिन लोगों ने ग्रेविटेशन फिर से एक बार किया था उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एकदम सिंपल लगेगा, कुछ अलग बातें यहाँ पे आने वाली नहीं है, ठीक है। तो अब डिफाइन करके हो गया, लेकिन हमें फिजिक्स में मालूम है कि सबसे पहले कोई भी क्वांटिटी डिफाइन की जाती है, उसके बाद में हमें उसको नोटेशन यहाँ पे यूज करना पड़ता है। तो चार्ज इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, जो पसंद है यू कैन टेक दैट वन। उसके बाद में चार्ज कैलकुलेट करने का सबसे बेसिक फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू N इंटू E, या फिर चार्ज जो है वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है।
तो इसको डिराइव करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया था वो रहेगा Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। आगे बहुत सारे फॉर्मूले रिलेटेड टू चार्ज हमें देखने हैं, लेकिन एट द इनिशियल स्टेज ये दो फॉर्मूले आपको याद करना पड़ेगा। चार्ज बनेगा Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई या फिर Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। तो बेसिकली यहाँ पे जो यन हमने यूज किया है, इस यन का मतलब होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ई का मतलब होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। एक्चुअल में ये निगेटिव होता है, लेकिन कैलकुलेशन में हर बार हम उसको प्लस कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आई का मतलब होगा इलेक्ट्रिक करंट एंड टी का मतलब होगा टाइम। Now what will be the SI unit for charge? Coulomb. Coulomb. And Faraday. Faraday कौन बोला? सर जानवी। जानवी कुछ भी बोलती रहती, वो केमिस्ट्री में है, एक ही केस में यूज किया जाता है। इट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। वो प्रैक्टिकली हम कहीं पे भी यूज नहीं करते हैं, वो आपके केमिस्ट्री में बस एक पॉइंट में यूज करना पड़ता है, ठीक है। आतर वो म्यूट कर बेटा, नॉइज तो है। चलो, तो यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू एन बना या फिर Q इक्वल्स टू IT बना। इस चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम। SI यूनिट होगा कूलम डिनोटेड बाय C। लेकिन प्रैक्टिकली कभी भी आप कूलम यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे मिली कूलम, हम यूज करेंगे नैनो कूलम, हम यूज करेंगे माइक्रो कूलम, हम यूज करेंगे पिको कूलम। तो हर बार हमें ये कन्वर्जन करने पड़ेंगे। मिली कूलम मतलब कितने कूलम? 10 to the power -3 coulomb. नैनो कूलम मतलब 10 to the power -6 coulomb. माइक्रो मतलब 10 to the power -6. माइक्रो मतलब 10 to the power -6. जिनको मालूम नहीं था ये टेबल लिख लो और इसको प्रिपेयर कर लो, क्योंकि चार्ज रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये कन्वर्जन हमें यहाँ पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये बना चार्ज, उसका फॉर्मूला, उसका SI यूनिट। अब इसके डायमेंशंस बोल सकते हो चार्ज के। डायमेंशंस फॉर चार्ज Q इक्वल्स टू IT है ना, तो I1 T1 I1 T1 ये बन गए डायमेंशंस फॉर चार्ज। अब यहाँ पे कुछ और भी यूनिट अपन यूज करते हैं, इनको कहीं पे भी आप एक्चुअल में यूज नहीं करेंगे फिजिक्स में, लेकिन यहाँ पे अगर थ्योरी क्वेश्चन आ रहा है तो उसको आपको याद करना है, ठीक है। देखो क्या है रिलेशन, अदर यूनिट्स होते हैं, एक तो स्टैट कूलम या फिर एप कूलम। ये ABC नहीं है, क्या ये? अथर्व म्यूट कर। चलो, तो अदर यूनिट हम यूज करते हैं। तो हम यूज करते हैं वो है स्टैट कूलम, और एक दूसरा यूनिट है जिसको अपन बोलते हैं एज ए एप कूलम, ठीक है। तो ये इनका कन्वर्जन फैक्टर है, यहाँ पे 1 कूलम लिखा है मैंने। 1 कूलम इज इक्वल्स टू कितना है 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टैट कूलम। ये ESU ऐसे भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, एंड दैट इज इक्वल्स टू है 1/10 ऑफ ABC नहीं हुआ, एप कूलम है, एप कूलम। लेकिन ये हम कभी भी यूज नहीं करेंगे कन्वर्जन में, बस थ्योरी क्वेश्चन अगर आ गए वो भी हमारे टेस्ट में, हमारे वर्कशीट में, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक इंट्रो ऑफ द चार्ज। अब बेसिकली देखो, इस चार्ज से रिलेटेड एक हिस्टोरिकल इवेंट है कि चार्ज के बारे में हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिली कहां से। तो उससे रिलेटेड अगर डिस्कशन करेंगे तो सबसे पहले थैलेस था, एक साइंटिस्ट है थैलेस फ्रॉम मिलेटस, ग्रीक के बाजू में एक आइसलैंड है मिलेटस, वहां से था थैलेस। और 600 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, अभी चल रहा है 2021, इनको छोड़ के भी और 600 इयर्स पहले उसने ऑब्जर्व किया था। क्या ऑब्जर्व किया था? वो कोई साइंटिस्ट था, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, है ना। क्या करता था मालूम नहीं, ऐसे नदी नाले घूमता था। एक दिन घूमने गया और उसने देखा कि कोई एनिमल है हेरी स्किन वाला,
है ना, वो मर के गिर गया था, उसने क्या किया, नदी में से वो एम्बर होता है गारगोटी, उसको उठाया और दोनों को रब किया और फिर उसको समझ में आ गया कि वो एम्बर जो है वो मैग्नेट की तरह डेवलप बिहेव करता है, मतलब वहां पे क्या होती है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी डेवलप होती है। ये चार्ज से रिलेटेड सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था। उसके बाद में 1600 एडी में डॉक्टर विलियम गिलबर्ट आते हैं और उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कि चार्जेस जो है बेसिकली वो सिर्फ एम्बर एंड फर को रब करने से नहीं, कोई भी बॉडी एक दूसरे के साथ रब करेंगे तो वो बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। एंड उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन था रिलेटेड टू चार्ज वो किया था बाय सर बेंजामिन फ्रैंकलिन। और ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो ऑब्जर्वेशंस किए थे वो सबसे इंपॉर्टेंट थे। इन्होंने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट लिए, एक ग्लास का रॉड लिया, दूसरा इबोनाइट मतलब प्लास्टिक जैसा मटेरियल का, रबर जैसे मटेरियल का रॉड लिया। और उन्होंने क्या किया कि ग्लास रॉड को सिल्क के साथ एंड इबोनाइट रॉड को फर के साथ रब किया। अभी उन्होंने क्या किया, इन दोनों रॉड को फ्रीली सस्पेंड कर दिया और फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये दोनों रॉड एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने क्या किए, दो ग्लास रॉड लिए, सिल्क के साथ रब किए और फ्रीली सस्पेंड करके उनको ऑब्जर्व किया तो दोनों ग्लास रॉड एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, इबोनाइट रॉड लिए, वो फर के साथ रब किए, फ्रीली सस्पेंड किए, दोनों इबोनाइट रॉड वहां पे क्या कर रहे थे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। तीनों एक्सपेरिमेंट ध्यान से सुनो। अब वहां पे कंडीशन क्या हो रही कि ग्लास रॉड सिल्क के साथ रब करने के बाद उसके ऊपर जो प्रॉपर्टी डेवलप होती है, दूसरा ग्लास रॉड जब सिल्क के साथ रब करेंगे उसके ऊपर भी सिमिलर प्रॉपर्टी डेवलप होगी। यानी दोनों केस में ग्लास रॉड के ऊपर जो प्रॉपर्टी डेवलप होती है वो सेम है, लाइक है। एंड लाइक प्रॉपर्टी वाला, लाइक टेंडेंसी वाला रॉड अगर हम एक दूसरे के क्लोज लेके आएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। उसके अगेंस्ट उन्होंने देखा कि इबोनाइट रॉड एंड ग्लास रॉड जब क्लोज लेके आ रहे हैं तो वो रिपेल नहीं कर रहे, अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड अगर उस केस में ये दोनों रॉड एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों रॉड के ऊपर जो प्रॉपर्टी डेवलप हुई थी वो सिमिलर नहीं होगी, इट मस्ट बी डिफरेंट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आपको? यस सर। ठीक है, मतलब ग्लास रॉड के साथ रब करने के साथ बाद ग्लास रॉड सिल्क के साथ रब किया और दो ग्लास रॉड एक दूसरे के क्लोज लेके आ गए, फिर जो प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है, और उसके बाद में ग्लास रॉड एंड इबोनाइट रॉड रब करने के बाद एक दूसरे के क्लोज लेके आ रहे हैं, तो उसमें जो इंटरेक्शन हो रहा है वो डिफरेंट है। ये ऑब्जर्व करने के बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन को ये समझ में आ गया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। वहां पे चार्ज के दो टाइप होने चाहिए। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अगर ग्लास रॉड रिपेल कर रहे हैं, ग्लास रॉड इबोनाइट रॉड अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब दो टाइप की प्रॉपर्टी है। जो ग्लास रॉड पे होगी वही अगर दूसरे ग्लास रॉड पे तो वो रिपेल करते हैं। मतलब कि वहां पे क्या होगा, अगर ये प्रॉपर्टी दोनों बॉडीज के ऊपर सिमिलर है यानी लाइक है, तो वो एक दूसरे को क्या करेगी, रिपेल करेगी। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर इबोनाइट एंड ग्लास को लेके आ रहे हैं, मतलब वहां पे प्रॉपर्टी अगर अपोजिट है यानी चार्जेस अगर अनलाइक है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये ऑब्जर्वेशन थे बेंजामिन फ्रैंकलिन की। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले चार्ज को दो पार्ट में कैटेगराइज किया और उन्होंने बोला कि जो टेंडेंसी सिल्क के साथ रब करने के बाद ग्लास रॉड पे डेवलप होती है उसको पॉजिटिव बोलो, एंड जो प्रॉपर्टी इबोनाइट रॉड के ऊपर डेवलप हो रही है व्हेन इट इज रब विथ फर उसको नेगेटिव बोलो। क्लियर है सबको? तो सबसे पहले चार्जेस दो टाइप के हैं, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। एंड चार्ज के जो दो टाइप है, एक पॉजिटिव टाइप का चार्ज है, दूसरा नेगेटिव टाइप का चार्ज है। ये बातें किसने एक्सप्लेन की थी, सर बेंजामिन फ्रैंकलिन में। इसलिए चार्ज से रिलेटेड जो भी डिस्कशन होगा हिस्ट्री का, उसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन एंड उनके एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन्स ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लियर है सबको? फिर दो ग्लास रॉड रब किए, ग्लास रॉड सिल्क के साथ रब किए, उसके ऊपर जो प्रॉपर्टी डेवलप होती है इन्होंने बोला था उसको पॉजिटिव बोलो। इबोनाइट रॉड फर के साथ रब करने के बाद जो प्रॉपर्टी डेवलप होती है इन्होंने बोला उसको नेगेटिव बोलो। समझ में आ गया? एंड तब से लेके जो कन्वेंशन डिसाइड हुए थे आज भी हम वही फॉलो करते हैं। ठीक है, बस आज की डेट में हमारे पास ग्लास रॉड एंड इबोनाइट रॉड नहीं होते रेफरेंस के लिए, हमारे पास रेफरेंस के लिए है एक प्रोटॉन एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन।
मतलब ये चल रहा था हिस्ट्री में पहले से अराउंड 1734 से, लेकिन जब उसके बाद में सबसे पहले सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, तो उनको समझ में आ गया था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो टेंडेंसी है वो इबोनाइट रॉड के सिमिलर है, इसलिए हमने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका चार्ज निगेटिव होगा। उसके बाद में जब गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था, तब समझ में आ गया कि प्रोटॉन के ऊपर की जो टेंडेंसी है ये ग्लास रॉड के टेंडेंसी के सिमिलर है, इसलिए हमने तब से प्रोटॉन को पॉजिटिवली चार्ज बोलना शुरू कर दिया और हमारे कन्वेंशन चेंज हो गए। ग्लास रॉड एंड इबोनाइट रॉड को छोड़ के हम वहां पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये रेफरेंस के लिए यूज करना शुरू कर दिया था। क्लियर है सबको? तो चार्जेस के दो टाइप है, एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, एवरीथिंग इज क्लियर? वेरी गुड। अब यहां पे देखो कि बेसिकली इसलिए हर बार हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे वो सेम ही है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। हे लर्न करायचंय, हे पाठ करायचंय, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये एग्जाम में आपको दिया नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम में, ठीक है? इसको लर्न करना पड़ेगा। एंड प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। एंड ये कन्वेंशन अप्लाई करते हैं, इसलिए हम कंसीडर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज 0 से कम है, कम हो रहा है, नेगेटिव है मतलब कम है, ऐसा नहीं है। मैग्नीट्यूड सेम ही है, बस एक की पोलैरिटी डिफरेंट है, दूसरी की पोलैरिटी डिफरेंट है। समझ में आ रहा है ना? तो इलेक्ट्रॉन बनेगा -1.6 इंटू 10 की पावर -19, प्रोटॉन का चार्ज बनेगा +1.6 इंटू 10 की पावर -19 फिनिश। तो ये हो गए चार्जेस के मैग्नीट्यूड। अगेन हमने देखा था कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है, उसकी ज्यादा जरूरत इस टॉपिक में है नहीं, लेकिन एक दो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। बोलो प्रोटॉन का मास कितना है? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। देन इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.11 into 10 to the power -31 kg. -31. वेरी गुड। एंड न्यूट्रॉन का मास कितना है? सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन। Yes. तो ये मासेस हो गए, ये चार्जेस हो गए, किसके? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन के। तो न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है? 0. 0 मतलब वो न्यूट्रल है या चार्जलेस है? चार्जलेस है। चार्जलेस कभी नहीं बोलना उसको, न्यूट्रल है। ठीक है? न्यूट्रल। उसके ऊपर चार्जेस है, लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इसलिए वो चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो चार्ज हो गया, चार्ज की हिस्ट्री हो गई, यूनिट्स हो गए, डायमेंशंस हो गए, उसका मैग्नीट्यूड भी हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, which is again most important, that is properties of charge. Properties of charge. चलो बोलो क्या क्या प्रॉपर्टीज है चार्ज की? मालूम है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज? चार्ज खुद एक प्रॉपर्टी है, तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी? सबसे पहले नंबर 1, Additivity of charge. वेरी गुड। चार्ज जो है वो है एडिटिव इन नेचर। इसका मतलब क्या हो गया? चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, जैसे हमारी बेसिक एडिशन होती है अलजेब्रा वाली, उसी तरह से हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं। यानी किसी बॉडी के ऊपर अगर पहले 20 माइक्रोकूलम चार्ज था और मैंने वहां पे और +5 माइक्रोकूलम ऐड कर दिया, तो बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना हो गया? 25 माइक्रोकूलम। ठीक है, फिर 25 माइक्रोकूलम इतना चार्ज था, फिर मैंने क्या किया, वहां पे -40 माइक्रोकूलम इतना चार्ज ऐड कर दिया, तो बॉडी के ऊपर चार्ज कितना होगा? -15। वेरी गुड। मतलब चार्ज की पोलैरिटी बदल जाएगी और ये बनेगा -15 माइक्रोकूलम। तो ये होती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, और चार्ज क्या है? एडिटिव इन नेचर।
उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब? चार्जेस नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वेरी गुड, बट इट कैन बी ओनली, क्या होगा? इट कैन बी ओनली, शुभंकर आगे बोल, transferred from one part of the system to another part of the system, hence total amount of charge will remains constant। यानी होता क्या है, देखो किसी भी दो ऑब्जेक्ट को अगर अपन रब करेंगे एक दूसरे के साथ, जैसे मैं बोर्ड के साथ ये चौक को रब कर रहा हूं, तो इस रबिंग की प्रोसेस में होता क्या है, हम वर्क कर रहे हैं, दैट वर्क डन विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी किसको मिलने वाली है? जिनके ऊपर वर्क हुआ था। वर्क किसके ऊपर हुआ था? ये चौक के टॉप मोस्ट लेयर में जितने भी एटम्स है, एंड ये बोर्ड के भी टॉप मोस्ट लेयर में जितने भी एटम्स है, तो उन एटम के बिटवीन मैंने रबिंग की, फ्रिक्शन की प्रोसेस की थी। अब एटम के स्ट्रक्चर में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब एक्चुअल रबिंग हो गई थी इलेक्ट्रॉन्स में। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ पे जो वर्क हुआ था, एनर्जी स्टोर हुई थी, उस एनर्जी को गेन करते हैं, एंड एनर्जी गेन करने के बाद द इलेक्ट्रॉन्स विच आर लूजली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस विल गेट जम्प्ड इनटू अनदर बॉडी। मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई कंपैरेटिवली, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ कम मतलब फोर्स से अट्रैक्टेड रहेंगे, वो क्या करेंगे, एनर्जी का यूज करके जंप करके जिस बॉडी के साथ हमने रब किया था उसके ऊपर जंप करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, इस रबिंग की प्रोसेस में एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी, रबिंग की प्रोसेस में एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, और उसमें क्या होगा, द बॉडी विच लूजेस इलेक्ट्रॉन बिकम्स Positively charged. very good, and the body which gains electron becomes Negatively charged. खत्म बात। मतलब बॉडी की हमने चार्जिंग की है ना, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप किया। ऐसा थोड़ी है कि हमने चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को जन्म दे दिया, ऐसे नहीं हो रहा है। हमने बस एक बॉडी की इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी के ऊपर ट्रांसफर कर दिए, और इस प्रोसेस में बॉडी का चार्ज हो गया। मतलब क्या होगा, चार्जेस नेदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, but it can be only transferred from one part of the system to another part of the system, and इस कंडीशन को बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। या फिर आपकी जो भी केमिकल रिएक्शन आप लिखते हो, हर एक केमिकल रिएक्शन में क्या बैलेंस करना पड़ता है, होता है ना, ऊपर नीचे कुछ तो लिखते हैं आप, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हैं ना, इधर के इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू उधर के इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के नंबर वहां पे कंजर्व होंगे, कम भी नहीं होंगे, ज्यादा भी नहीं होंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है बेसिकली हर बार चार्जेस जो है नेचर में कंजर्व होते हैं। और उसमें आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, कि बॉडी विच लूजेस इलेक्ट्रॉन बिकम्स क्या, नेगेटिवली या पॉजिटिवली? Positively. becomes positively charged। अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई तो उसके मास का क्या होगा, मास बढ़ेगा या कम होगा? कोई बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज हो गई, इसका मतलब उसका मास इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया? Decrease हो गया. हाँ, Decreases. डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीजेस? Because it loses electron. वेरी गुड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी से जा रहे हैं वो चार्ज तो लेके जाएंगे, लेकिन खुद का मास भी लेके जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बनती है, इसका मतलब बॉडी के ऊपर कोई नहीं आ रहा है, बॉडी के ऊपर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो जाते जाते चार्ज भी लेके जाएंगे, जाते जाते मास भी लेके जाएंगे, तो मास वहां पे क्या होगा, कम होगा। एंड इसके अगेंस्ट दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, द बॉडी विच गेन्स इलेक्ट्रॉन बिकम्स, नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिवली चार्ज, एंड उसका मास क्या होगा, इंक्रीज्ड होगा, इट्स मास विल गेट इंक्रीज्ड। Sir, become negatively charged. नहीं नहीं, द बॉडी विच गेन्स इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिवली चार्ज बनेगी, एंड उसका मास बढ़ जाएगा, है ना? Yes, sir. यही है ना? Yes, sir. ओके, तो चार्ज जो है वो एडिटिव है, उसके बाद में कंजर्वेशन होता है चार्ज का, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी चार्ज की सबसे इंपॉर्टेंट है, Irresistibly invariant. दैट इज चार्ज का क्या होता है,
Quantization. क्वांटाइजेशन होता है। वेरी गुड। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या? जैसे फोटॉन में होता है, क्वांटा मतलब पैकेट्स, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज क्या करते हैं, हर बार पैकेट्स के फॉर्म में हम उनको काउंट करते हैं। मतलब कि जिस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेवलप हो गए, ऐसे नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन एक कोऑपरेटिव में बसता, वो बॉडी के ऊपर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करके हम चार्ज को कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, सारे चार्ज को एक पैकेट, एक गट्ठा उसको कंसीडर करते हैं एंड उसी को क्वांटाइजेशन बोला जाता है। एंड उसके अकॉर्डिंग हमें ये फॉर्मूला मिलता है Q इक्वल्स टू एनी वाला, यानी टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक जगह पे है ऐसे अपन एज्यूम करते हैं। वो प्रैक्टिकली होता नहीं है, लेकिन जैसे प्रैक्टिकल सिचुएशन है वैसे अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हम कंसीडर करते हैं कि चार्ज ऑलवेज पैकेट के फॉर्म में, ग्रुप के फॉर्म में, बंडल के फॉर्म में यूनिटी बना के रहते हैं, यानी कि चार्ज का क्या होता है, क्वांटाइजेशन होता है। एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट क्वांटाइजेशन वी कैन कैलकुलेट द चार्ज बाय यूजिंग Q is equals to N into E, where N is the Number of electron. and E is the Charge of electron. charge on electron. Very good. उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है रिलेटेड टू चार्ज, दैट इज प्रोसेसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। पहले बोलो, चार्जिंग करना मतलब क्या करना? हमें यहां पे पढ़नी है चार्जिंग की प्रोसेसेस, कि बॉडी को चार्ज कैसे करते। तो बॉडी की चार्जिंग करना मतलब क्या करना? कम ऑन फास्ट। चार्जिंग करना मतलब बॉडी के ऊपर चार्ज को डेवलप करना। अब चार्ज को कैसे डेवलप करते हैं? हमें मालूम है कि एवरी बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है नेचर में। समझ में आ रहा है ना? दो हम यहाँ पे स्टार्ट में इंट्रोड्यूस कर चुके हैं कि हर बॉडी जो बनी है वो मैटर से बनी है। हर एक मैटर में कौन है? एटम है। एटम के कोर में कौन है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कौन है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। एंड उस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में गोल गोल कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। लेकिन फिर भी हर एक एटम में होता क्या है, हर बार प्रोटॉन के नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर इक्वल होते हैं। इसका मतलब एवरी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगर हर एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, इसका मतलब वो बॉडी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगी। अगर वो बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गई, इसका मतलब नेचर में जो कुछ भी बना है वो इलेक्ट्रिकली हर बार क्या होता है? न्यूट्रल होता है। हमें किसी बॉडी को चार्ज करना है, बॉडी की चार्जिंग करनी है, इसका मतलब वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? ये न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब करनी पड़ेगी। कैसे डिस्टर्ब करेंगे? अब डिस्टर्ब करने के लिए प्रॉब्लम क्या है? देखो, ये प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में छुपे हुए हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर दूर तक ऐसे सर्कुलर चक्कर मारते रहते हैं। और आप सबको मालूम होगा कि न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियंस को, यानी प्रोटॉन को एंड न्यूट्रॉन को पकड़ के रखने वाला एक फोर्स है जिसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको अपन बोलते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स इन नेचर है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर है। इतना स्ट्रॉन्ग है कि आज तक हमारी भी हिम्मत नहीं हुई है, हमारी मतलब ह्यूमन बीइंग की, कि न्यूक्लियस में जाके प्रोटॉन को बाहर निकालना। समझ में आ रहा है? इसलिए नाउ ऑनवर्ड, इसके बाद में किसी भी टॉपिक में, किसी भी चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड डिस्कशन में प्रोटॉन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के बाहर आके दूसरे बॉडी के ऊपर ट्रांसफर होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? इसलिए हमने इसको प्रोटोनोस्टैटिक नहीं बोला था, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोला था। समझ में आ रहा है? तो हर बार इलेक्ट्रिसिटी का जो भी डिस्कशन होगा उसमें इन्वॉल्वमेंट सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की होगी, क्योंकि बेचारे न्यूक्लियस से दूर घूम रहे हैं। तो होगा क्या, हम न्यूक्लियस की या फिर एटम की या फिर मैटर की जब भी न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब करना चाहेंगे, हम इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? एक बॉडी से निकाल लेंगे, दूसरे बॉडी में ऐड कर देंगे। अब जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया था दैट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, जिस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गए थे दैट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। और इस तरह से बॉडी क्या होती है? चार्ज होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे चार्जिंग की प्रोसेस पढ़ने वाले हैं कि बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं। सबसे पहले जिसके बारे में हम अभी डिस्कशन कर चुके हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन।
अब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मतलब वही कि दो बॉडी है, एक दूसरे के साथ उनको रब किया, रबिंग की प्रोसेस में क्या होगा, एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से लूजली बाउंडेड होंगे वो जंप करके दूसरे बॉडी के ऊपर जाएंगे। अगेन वही केस, द बॉडी विच लूजेस इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, द बॉडी विच गेन्स इलेक्ट्रॉन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनी है उसका मास ज्यादा रहेगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास कम रहेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल एक तो मैंने बोल दिया था, दूसरा रेनी सीजन या अभी क्लाउड जाएंगे, जाते जाते एक दूसरे के साथ रब करेंगे, उन दोनों के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वहां पे क्या होगी, लाइटनिंग फॉर्म होगी। ठीक है, तो इसको बोला जाता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब चार्जिंग बाय कंडक्शन मतलब क्या, हर बार अपन फैन शुरू करना है तो स्विच बोर्ड में जाके हर बार रबिंग करके थोड़ी फैन घूमता है। तो हम क्या करते हैं कि जो चार्जेस हमने पावर प्लांट में बहुत बड़ी तादाद में, नंबर जिनके ज्यादा है, वहां पे प्रोड्यूस किए है, एक कंडक्टिंग मटेरियल लेते हैं और उस कंडक्टिंग मटेरियल से जो बॉडी चार्ज नहीं थी उसके ऊपर चार्ज को डिपॉजिट करते हैं, मतलब बना चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ये तीनों पार्ट हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया चार्जिंग बाय कंडक्शन। उसके बाद में चार्जिंग की सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। और ये इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में होती है जादू। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी एक मटेरियल है जो इनिशियली न्यूट्रल है, ठीक है, प्लास्टिक का है या फिर मेटल का है, कोई भी है, और मैंने अगर इसके सराउंडिंग में यहाँ पे एक ग्लास रॉड रख दिया जिसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट किया है। देखो, हम यहाँ पे इन दोनों को रब नहीं कर रहे, टच भी नहीं कर रहे, मतलब रबिंग नहीं है, कंडक्शन की तो बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होगा, यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये सामने जो साइड हमें दिख रही है, इस साइड पे सारे क्या होंगे, ये पॉजिटिव, सॉरी, सारे क्या होंगे, नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। एंड जो पिछली वाली साइड रहेगी, बैक साइड, वहां पे सारे पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस्ड होंगे। मतलब इस बॉडी के ऊपर चार्ज इंड्यूस हो गए, मतलब बॉडी की चार्जिंग हो गई, लेकिन बॉडी की चार्जिंग हमने ना फ्रिक्शन से की ना कंडक्शन से की, टच भी नहीं किया, बस बाजू में लेके खड़े हो गए और इसके ऊपर चार्ज डेवलप हो गया। मतलब ये जादू की प्रोसेस हो गई, चार्जिंग बाय इंडक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रोडायनेमिक सेक्शन में हमें बहुत सारे एप्लीकेशन इसी के डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है सबको? यस सर। तो ये बेसिक 3 प्रोसेस है चार्जिंग की जो वाइडली हम यूज करते हैं। इनको छोड़ के भी अपन चार्जिंग कर सकते हैं, जिसको अपन कंसीडर करेंगे एज ए थर्मो आयोनिक इमिशन। थर्मो आयोनिक इमिशन मतलब क्या, किसी कंडक्टिंग मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे। अब थर्मल सेक्शन अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको मालूम होगा टेम्परेचर बढ़ाया मतलब क्या हो गया, हमने हीट एनर्जी बॉडी को सप्लाई की। हमने जो हीट एनर्जी सप्लाई की थी वो किसने गेन की होगी, इलेक्ट्रॉन ने। इलेक्ट्रॉन ने हीट एनर्जी गेन करके क्या करना है, शांत नहीं बैठना है, उड़ा मारना है, जंप करना है, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जंप करके उस मटेरियल से बाहर आएंगे। यानी कि उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, लॉस कर दिया। इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ मतलब बॉडी के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, मतलब बॉडी की चार्जिंग हो गई, खत्म। यस इसको बोला जाता है थर्मो आयोनिक इमिशन। उसी तरह की कंसेप्ट हम लास्ट के टॉपिक में देखने वाले हैं, जिसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में हम क्या करते हैं कि बेसिकली किसी भी मेटल के सरफेस के ऊपर एक रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसको, रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कराते हैं। अब लाइट आ गई मतलब कौन आ गया, फोटोन आ गया, फोटोन आ गया मतलब कौन आ गया, एनर्जी आ गई, एनर्जी आ गई मतलब उस एनर्जी को गेन कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन करेगा। और इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी वही है कि उसको एटम के सराउंडिंग में चक्कर मारने में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, उसको एनर्जी मिल गई तो वो एटम को देखेगा भी नहीं, जंप करके निकल जाएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी वही होता है, लाइट आती है, फोटोन को गिराती है, फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करते हैं एंड एनर्जी एब्सॉर्ब करके उस मटेरियल के बाहर जंप करके निकल जाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, यानी क्या हो गया, फिर से बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप, बॉडी विल बिकम पॉजिटिव चार्ज। वेरी गुड, मतलब बॉडी की चार्जिंग हो गई। और उसके साथ हम और एक इमिशन यहाँ पे कर सकते हैं जिसको बोला जाता है फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन मतलब किसी कंडक्टिंग मटेरियल के सराउंडिंग में अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेती है, मतलब उस मैटर से खींच लेती है बाहर, मतलब फिर से इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए, बॉडी विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, मतलब बॉडी की चार्जिंग हो गई। ये तीनों प्रोसेस प्रैक्टिकली इतनी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ये तीनों इंपॉर्टेंट है एंड उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, इंडक्शन वाली। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट
ऑल अबाउट चार्ज। तो क्लियर है सबको? Yes, sir. क्या क्या देखा अब तक हमने चार्ज का? सबसे पहले डेफिनेशन दिखा। वेरी गुड, डेफिनेशन। उसके बाद में टेंडेंसी ऑफ चार्ज मतलब क्या है, देन हिस्ट्री ऑफ चार्ज देखी, फॉर्मूला देखा, यूनिट्स देखे, डायमेंशंस देखे, एंड उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ था, वो हुआ था रिलेटेड टू एक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड दूसरा मेथड्स ऑफ चार्जिंग का। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट। तो इसके बाद में देखो यहाँ पे चार्ज एंड रिलेटेड पार्ट का डिस्कशन खत्म होता है, एंड टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें इंट्रोड्यूस करना है, बट मैं आज नहीं कल उसको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, दैट इज कूलम्स लॉ। तो जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके सिमिलर पूरा है कूलम्स लॉ, ठीक है? सो उससे पहले कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। आपको बोला गया है कि इफ अ बॉडी लूजेस 2 into 10 to the power 16 number of electrons, then calculate the decrease in mass of the given body। क्वेश्चन क्या है, फिर से रिपीट करता हूं। एक बॉडी थी जिसने क्या किए, 2 into 10 to the power 16 इतने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, निकाल दिए, भगा दिए, तो वहां पे कितना मास उस बॉडी का कम होगा, डिक्रीज होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है? चलो शुरू हो जाओ, देखते कितने लोग कर पाते हैं। सर चलो, आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ आंसर्स हियर, बट आई थिंक सारे आंसर्स डिफरेंट आ रहे हैं, विल चेक इट। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें मालूम हो गया कि बॉडी ने कितनी इलेक्ट्रॉन लॉस किए। एक इलेक्ट्रॉन जाता तो वो अपने साथ 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg इतनी इलेक्ट्रॉन लेके जाता। अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाते तो 2 इंटू दिस नंबर, 10 इलेक्ट्रॉन जाते तो 10 इंटू दिस नंबर। अगर इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो 2 इंटू 10 टू द पावर 16 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इतना मास वो साथ में लेके जाएंगे। अब देखो 9 इंटू 2 मतलब ये बनेगा 18.2 -31 प्लस 16 यानी 10 की पावर कितनी बनेगी, -15 -15 kg इतना मास बॉडी का लॉस होगा। आकांक्षा वेरी गुड, करेक्ट। बस आकांक्षा का आंसर करेक्ट दिख रहा है, बाकी सब लोग रॉन्ग। चलो सेम क्वेश्चन नेक्स्ट। अगर आपको बोला है कि एक बॉडी है उसके ऊपर -20 माइक्रोकूलम इतना चार्ज डेवलप हुआ है। अगर उस बॉडी के ऊपर -20 माइक्रोकूलम इतना चार्ज डेवलप हुआ है तो उस बॉडी के ऊपर जो भी चेंज इन मास होगा, फिर वो बढ़ेगा कम होगा वो आपको देखना है। जो भी चेंज इन मास होगा वो कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। चलो डू इट।
करो, आप सबके आंसर करेक्ट चाहिए, कमन फास्ट। चलो हो गया। सबसे पहले देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि बॉडी के ऊपर माइनस निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन आए थे या गए थे? आए थे। मतलब बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया था, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन कितने आए थे, कितने गेन किए, वो तो मालूम नहीं है, तो हमें पहले निकालने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन के नंबर। अब इलेक्ट्रॉन के नंबर कैसे निकालते हैं? Q equals to any. Q इज इक्वल्स टू एनी। हो गया। इसका मतलब n बनेगा Q अपॉन E। अब Q दिया है 20 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो हम इसको 200 अपॉन 16 लेंगे, ये -19 ऊपर आके +19, +19 -6 मतलब कितना होगा? 10 raised to 13. 13। ठीक है, ये क्या हो गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो चेंज इन मास है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 200 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर 13 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर -31, ये डेल्टा यम चेंज इन मास हमें मिलेगा। ठीक है, तो आप डिवीजन करो, सिंप्लीफिकेशन करो एंड टेल मी द आंसर। कम ऑन फास्ट। ये 9.1 या 91 नहीं है। सर 1.13 into 10 to the power -16. ओके, वेरी गुड। यस सर। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनका डिवीजन करेंगे। ये आ रहा है 12.5 इंटू 9.1 मतलब 9। 10 बेस से में पावर को ऐड करेंगे, -31 प्लस 13 यानी +18, -18 सर। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 11 2.5. मतलब 112.5 इंटू 10 की पावर 18 kg। +18 या -18 kg? -18। ठीक है, इतना मास वहां पे क्या होगा? चेंज होगा, लॉस होगा। तो क्लियर है सबको? सो दिस वाज द इंट्रोडक्टरी